बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के हवाले से आज UN जनरल असम्बली के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने इस्तकबालिया दिया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपने वफ़द के हमरा शिरकत की। वहाँ उनकी आलमी रहनुमाओं से मुलाकात हुई और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो कि एक एनुअल इजलास होता है, उसके आलमी मुबाहिसे या जो आम मुबाहिसा है जो कि आज से जिसका आगाज़ हुआ, ये 27 सितंबर तक चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 23 सितंबर को अपना कलीदी खिताब करेंगे, जिसमें उन्होंने यहाँ पर भी गुफ्तगू की थी और वहाँ पहुँच कर भी कहा कि वो पाकिस्तान में जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के सबब जो सैलाब की तबाहकारी हैं, दुनिया की तवज्जो उस जानिब मबजूल कराएंगे। वज़ारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से भी एक कॉर्नर भी सिलेक्ट किया गया है, जिसमें तस्वीरें और तस्वीरी नुमाइश रखी गई है जो सैलाब की तबाहकारी हैं। 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं, 1500 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बने हैं और लाखों घर मुनद्दम हो गए और लाखों माल मवेशी बह गए हैं। आज जो इफ्तिताई इजलास था, इस्तकबालिये के बाद उससे खिताब किया यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना है और उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ुद इसके भयानक असरात पाकिस्तान में सैलाब की सूरत में देखे हैं। आपके इल्म में है कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी आए थे पाकिस्तान और उन्होंने अपने खुद देखा और उस पर फिर एक फ्लैश अपील भी की थी। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल साहब ने क्या कहा, उनके खिताब का एक मुंतखब हिस्सा हमने आपके लिए चुना है, आइए वो आपको सुनाते हैं। We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. We see it everywhere. Planet Earth is a victim of scorched earth policies. Climate crisis is a case study in moral and economic injustice. We have a rendezvous. जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। जैसे मैंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में 1/3 हिस्सा जो है पाकिस्तान का वो ज़ेरे आब, और इस वक्त जब आपसे मुखातिब हैं तो अभी भी सिंध के बाज़ ऐसे अजला हैं जो ज़ेरे आब हैं। कल खुर्रम दस्तगीर खान साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन वो इलाके जो अभी भी ज़ेरे आब हैं वहाँ पर बिजली बहाल नहीं की गई। इस मौके पर तुर्किया के सदर तैयब अर्दोआन साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने इस मौके पर अपील की कि पाकिस्तान की अमली तौर पर मदद की जाए, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन कार्बन इमिशन में वो 1% से कम है, लेकिन असरात में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मसला कश्मीर पर भी उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। उनके खिताब का मुंतखब हिस्सा भी हमने आपके लिए चुना है, आइए वो भी आपके सामने रखते हैं। India and Pakistan, after having established their sovereignty and independence 75 years ago, they still haven't established peace and solidarity between one another. And this is much unfortunate. We hope and pray that a fair and a permanent peace and prosperity will be established in Kashmir. And we would like to extend our condolences sincerely to the people of Pakistan because of the disaster floods that they had experienced quite recently. And after the flood, we had launched humanitarian aid campaigns, which are still sustained. And we would like to call out to the international community to help the people of Pakistan as they are going through this most unfortunate and painful time. जी नाज़रीन, तुर्किया के सदर तैयब अर्दोआन ने बड़ी पैशनेट अपील भी की और मसला कश्मीर की अहमियत पर भी जोर दिया। एक तो इस मामले को हम ज़रूर ज़ेरे बहस लाएंगे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है सैलाब ज़दगान की बहाली। दूसरी तरफ अगर मुल्क की सियासत की बात करें, जो आज हमारे प्रोग्राम का भी मौजूए बहस है, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हकीकी मार्च मुहिम का सिलसिला जारी है और कल उन्होंने चकवाल में जलसे आम से खिताब किया। बहुत जारहाना खिताब था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके लोगों को मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जानिब से धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स आ रही है और उन्होंने कहा कि मैं अपने वर्कर से कहूँगा कि वो जवाब भी ऐसे ही धमकी आमेज़ अंदाज में दें। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से दोबारा पब्लिकली उन्होंने बात की और साथ में ये भी कहा कि वो DG ISPR साहब से मुखातिब हैं। इस पर हुकूमत का रद्द अमल भी सामने आया है
और हुकूमती जमात की नायब सदर मरीम नवाज साहबा ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खान साहब अगर अपनी पार्टी रहनुमाओं को कह रहे हैं या वर्कर्स को कह रहे हैं तो खुद क्यों कर नाम नहीं ले लेते कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से उनकी क्या मुराद है और कौन धमकी आवेज कॉल्स कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि खान साहब का ये तरीका है कि जब वो मुश्किलात में शिकार होते हैं तो ललकारें, डराएं, धमकाएं और अपने लिए रास्ता साफ करें। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या वजह है कि इस वक्त जहां हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान सैलाब की आफत में घिरा हुआ है, वहां पर ही आर्मी चीफ की तैनाती क्यों कर इतना बड़ा मसला खान साहब के लिए बना हुआ है। इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और एंड में चलते चलते चूँकि 17 साल बाद बरतानिया की टीम पाकिस्तान आई हुई है, T20 मैच के हवाले से खुशाइंद है और पाकिस्तान में दोबारा से जो ग्राउंड्स हैं वो सज गए हैं। ये मैच बराह रास्त आप PT स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं। ये आज के प्रोग्राम का हमारा रन डाउन था। जो मौजूद मेहमान आज की गुफ्तगू में शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ हमसे करा देते। हमें ज्वाइन कर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में चौधरी जाफर इकबाल साहब, मुशर्रफ नवाज से आपका ताल्लुक है, साबिक वफाकी वजीर हैं। आपका बहुत शुक्रिया चौधरी साहब कि आपने वक्त दिया, हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप। मेंबर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, साबिक सूबाई वजीर सैयद यावर बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर स्टूडियो से सीनियर तजियाकार सहाफ़ी सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। सलमान गनी साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सलमान भाई, हमने आपके सामने रखा कि एक तरफ तो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है और तकरीर हो रही है जिसमें मौसमियाती तब्दीली, उनके असरात और इस हवाले से पाकिस्तान में जो तबाहकारी है उसका अहाता किया जा रहा है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारी सियासत में आर्मी चीफ की तैनाती, बिलखसूस इमरान खान साहब तकरार से अब पब्लिकली बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये वजह क्या है, क्यों कर खान साहब के इस वक्त उनके असाब पे सवार नजर आ रहा है आर्मी चीफ की तकरीरी। आइन में लिखा हुआ है मौजूदा वज़ीर आज़म या जो भी वक्त के वज़ीर आज़म होंगे उनकी सवाबदीद है वो उनके तकरीरी कर देंगे। ये क्या वजह बन रही है कि इस वक्त इस डिबेट को पब्लिकली लेकर आया जा रहा है? वो किस किस आर्मी चीफ की तकरीर से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? सलमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार भाई, जहाँ तक आपने यूएन के इजलास की बात की है तो मेरा ख्याल है ये बड़ा खुशाइंद अमर है कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अपना खिताब कर चुके हैं जी। और वो पाकिस्तान के अंदर सैलाब से पैदाशुदा सूरत हाल को इंसानी मसला करार देते हुए आलमी कुव्वतों को इस हवाले से अपील, और ये बात दुरुस्त है कि इस इजलास से पहले उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और सिंध और बलूचिस्तान के अंदर गए और मैंने जो फुटेज देखी है कि वो घुटनों के बल बैठ के उन्होंने सैलाब ज़दगान की कैफियत देखी है, उन इलाकों का जायजा लिया है और फिर उनका ये कहना यहाँ से जाते हुए कि अगर मुझे ये बात मैंने खुद ना देखा होता तो मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं समझता हूँ कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से यूएन का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब भी खिताब करेंगे और इसमें यूएन के सेक्रेटरी जनरल वो बावर करवाएंगे आलमी कुव्वतों को कि पाकिस्तान की किस तरह मदद की जाए और कितनी मदद की जाए। दूसरी बात आपने इमरान खान साहब की है। देखिए, इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर का जो मनसब है वो बहुत ज्यादा जुम्मेदाराना तकाजों का होता है और उन्होंने चकवाल में जो खिताब किया, मैं जो बात समझ सका हूँ। देखिए, पिछले एक हफ्ते में पसे पर्दा मुफाहमत की बातें चल रही थी और उसमें उसकी तस्दीक खुद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी की। उनका भी ये कहना था कि हम ये चाहते हैं कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर कोई अच्छी खुशखबरी कौम के सामने आए। मेरा ख्याल है कि उनके खिताब से जो मैं समझ सका हूँ कि वो जो मुफाहमती अमल था वो शायद कारगर नहीं हुआ। और दूसरी बात जो मेरे ख्याल में ख़तरनाक है पॉलिटिक्स के हवाले से कि अब वो पाकिस्तान की वो अपना जो स्टांस ले रहे हैं वो एंटी गवर्नमेंट नहीं है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा। और जिस तरह उन्होंने XYZ का जिक्र कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की मौजूदा कैफियत के हवाले से अच्छा नहीं है। और बात यह कि जब वो XY का जिक्र करते हैं तो फिर ये बात चल निकली तो फिर बहुत आगे तक जाएगी, इसलिए कि XY या किसी इदारे का जो तल्लुक है वो रियासत पाकिस्तान से है। और आज पाकिस्तान जिस कैफियत से दो चार है और इलाकाई सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है, हम इस बात के मुतम्मल नहीं हो सकते कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इदारों को कोई टारगेट करे। और इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक मकबूल लीडर हैं और जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर वो ये करेंगे तो हम भी ये कर देंगे,
तो ये तर्जमल खुद उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान है। और मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और खुद आपको पता है कि 2 रोज पहले उन्होंने अपनी पार्टी के एक इजलास में कुछ लोगों की निशानदेही की कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बंद करें। वहां पर मेरी इत्तला के मुताबिक एक सीनियर से जो साबिक वजीर है, उन्होंने कहा जी कि फिर मुझे बता दें कि जो मुझे राब्तों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी मैं भी जारी रखूं या ना रखूं। देखिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी हकीकत है और उसे रियासत के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ता है। इससे पहले अगर आपको याद हो 3-3.5 साल इनकी हुकूमत रही है और इनकी बड़ी ताकत जो थी वो जो ये गर्दान करते थे कि 1 पेज का जो अमल था, देखें पाकिस्तान के रियासती इदारों ने उन्हें पूरी सपोर्ट दी, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि ऐसी सूरत हाल तारी हुई कि वो मुआशी हवाले से वो रिजल्ट फराहम ना कर सके और उनके इत्तेहादी जो ऐसा ऐसा उनको छोड़ते चले गए। और ये खालिस्तान आईनी और कानूनी अमल था। अब अगर वो ये कहते हैं, कभी पहले वो कह रहे थे कि अमेरिका ने साजिश की, फिर वो अदारों की तरफ तवज्जो दिला रहा है। अगर वो एक्स और वाई का जिक्र करेंगे तो मैं बड़ी तल्ख बात कहने लगा हूं कि वो एक्स जो है वो कराची के अंदर मिस्टर वाई था, तो फिर यह बात भी खुलेगी कि वहां पर एमक्यूएम और जमात इस्लामी की 14 नशिस्तें किस तरह एमक्यूएम के तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल दी गई। लिहाजा मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान को जमहूरी अंदाज से आगे बढ़ने की जरूरत है और एक मकबूल लीडरशिप के तौर पे उन्हें चाहिए कि वो डायलॉग की तरफ आए। और इस बात की निशानदेही खुद सदर मुमलिकत ने भी की है। और मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, कि उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी ये चाहती है कि हमें इंतहा पसंदाना तर्जमल अख्तियार करने की बजाय डायलॉग पे आना चाहिए और डायलॉग के जरिए इंतखाबात का रास्ता तलाश करना चाहिए। ठीक है सर, मैं सर आप जाऊंगा यावर बुखारी साहब को, आपकी इजाजत सर उनका मौक़िफ़ ले लें। यावर बुखारी साहब, सर बताइएगा, सलमान गनी साहब कह रहे हैं और इनके चैनल को आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने कामरान खान साहब को इंटरव्यू भी दिए थे और मुफाहमत और बातचीत इलेक्शन डेट की बात थी। तो ये कह रहे हैं सलमान गनी साहब का तज़किया है कि शायद वो जो मुफाहमत की फ़िज़ा थी शायद वो कारगर साबित नहीं, कुछ इस्लामाबाद में चे में गोइयाँ हैं मुलाकात की भी या मुलाकातों की, तो इसलिए खान साहब का लहजा बड़ा तल्ख हमें कल नज़र आया। चकवाल में हमने देखा, चारसदा में तकरीर डिफरेंट थी, फैसलाबाद में तल्ख लहजा था, फिर बाद में गुजरावाला में बड़ी नरम बात उन्होंने की, हालांकि कहा जा रहा था कि शायद कोई फाइनल डेट दे देंगे। बातचीत से मामला हल नहीं हो पा रहे और खान साहब क्यों कर सियासत में टाइमिंग्स बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। सैलाब ज़दगान है, आप जहाँ पर पंजाब में हैं वहाँ हुकूमत है आपकी, सैलाब ज़दगान की बहाली एक चैलेंज है, वहाँ आर्मी चीफ की तकरीर नवंबर में होनी है, तो इस सितंबर में क्यों कर इतना ज़्यादा इसको पब्लिकली डिबेट और डोमेन में लाया जा रहा है। यावर बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई सलमान गनी साहब की तज्जिए से टोटली मैं वो कहता हूँ कि मुखालफत करता हूँ। बिल्कुल गलत तज्जिया, इतने बड़े तज्जिया निगार होके सिर्फ हुकूमत की लाइन टोक करना ज्यादती है। सलमान गनी साहब ने जब बात की मईशत की बात की तो मईशत हमारी 6% की ग्रो कर रही थी। सलमान गनी साहब ये बात भूल गए कि इतने अरसे के बाद, इतने बुरे हालात के बाद मईशत 6% पे ग्रो कर रही थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.4% पे थी। आपके एक्सपोर्ट्स 30 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुके थे। और फिर बात करते हैं सलमान गनी साहब के, मैं 2 टोक बात करूंगा। आप 2 टोक बात आपने कब की या कब आपको रोका गया 2 टोक बात करने का? आप बात करें। आप सिर्फ हुकूमत की लाइन टोक कर रहे हैं इस वक्त। और जो मुझे अफसोस है, आप तज्जिया निगार हैं, इंसाफ की बात अगर नहीं कर सकते तो कोई बात ना करें आगे। लेकिन जो बात अभी जो पीटीवी के ऊपर मैं जो टिकर देख रहा हूं, मैं कंडेम करता हूं मरियम औरंगजेब को, मैं कंडेम करता हूं हर उसको जो पीटीवी को रन कर रहा है कि वो सिवाय मरियम के स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ रन नहीं कर रहे। खान साहब हमने तो आपको बिठाया है सर लाइव शो में, किया सर, सलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन किया, वो पीटीवी के ऊपर उसको ब्लैकआउट कर दिया। सलमान गनी साहब को ये बात नजर नहीं आई कि अवाम के लिए होता है तो ये बात को एज अ तजिया निगार तो कम से कम कंडेम करें। सर वो तो आ गया सलमान गनी साहब का, तो आपने सर कह दिया। अब मेरे सवालों पर तो आए ना, आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से सितंबर में क्यों इतना ज्यादा पब्लिकली लाए जा रहे हैं? देखिए, एक पब्लिक टेलीविजन है जो हमारे टैक्स से चल, बिल्कुल ठीक बात, उसके ऊपर ये हरकतें की जाए, सिर्फ हुकूमत की लाइन टोक की जाए, सबसे बड़ी ज्यादती है। सर लाइव शो है, आपको पूरा मौका मिल रहा है सर, बराह रास्त शो हो रहा है। आर्मी चीफ की तकरीर की बात हो रही है, जैसे इन लोगों ने नैब के कानून का बेड़ा गर्क कर दिया और हर चीज को अपने मफाद में, वो कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में काम किया। हम नहीं चाहते हैं
कि आर्मी चीफ की तकरीरी या कोई ऐसी, ये तो मुझे भी पता है 3 या 5 टॉप मोस्ट जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होते हैं उनमें से कोई बनता है, और सारे उनमें से इक्वली क्वालिफाइड है, इक्वली क्वालिफाइड किसी है, को शक नहीं है। तो खान साहब को ये इल्म है इसका कि सारी इक्वली क्वालिफाइड है? बिल्कुल इल्म है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो उस पे आते, प्रॉब्लम पे आते, जरा जाफर साहब का नुक्ता ले लूं सर, उस प्रॉब्लम पे आते। आपने जियाउल हक को लगाया था जिस तरीके से लगाया था, ठीक है सर, जैसे नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से मुशर्रफ साहब को लगाया था, वो चीजें ना जिनकी सर फिर आप कहेंगे कि आप तजियाकार है, जिनकी रेफरेंडम की कन्वेंसिंग बसद एहतराम खान साहब ने की थी, मेरे ख्याल में फैक्चुअली सारी पूरी बात करनी चाहिए। चौधरी जाफर साहब, नहीं मैं बताता हूं ना, अब मेरा चौधरी जाफर साहब से तो सुन ले सर। खान साहब बिलीव करते थे। सर मैं आता हूं, सर मैं यावर साहब आपके पास आता हूं, आपको पूरा मौका मिलेगा, लाइव शो है, स्टेट टीवी पे आपको लाइव हमने बैठाया हुआ है। चौधरी जाफर साहब सर बताइएगा इस हवाले से, वो कह रहे हैं कि हमने जैसे नैब कवानीन के हवाले से आप लोगों ने उसको रिवर्सल किया है, लिहाजा हम कहते हैं कि जी ये डिसीजन आप लोग ना लें, और दूसरा उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा कि उनसे क्यों कर मुशावरत की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो बतौर पाकिस्तानी मैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे वज़ीर आज़म, मेरे कायद के कहने पे, दरख्वास्त पे वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और साथ वज़ीर आज़म के उन्होंने मुतासिरीन सैलाब को अपनी आंखों से देखा, दौरा किया, और आज अक़वाम आलम को ये बताया कि पाकिस्तान जो है वो किन हालात से गुज़र रहा है। तुर्क सदर ने भी कहा कि हमें बातों से आगे निकल के अमली इक़दाम करने चाहिए। तुर्की के भी शुक्रगुजार है, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई भी मौका हो, वो साथ हमारे होते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बात अक़वाम आलम को बावर कराने के लिए शहबाज शरीफ साहब बतौर एक स्टेट्समैन अपना किरदार पहले भी अदा किया और अब भी करेंगे, और लोगों की तवज्जो अक़वाम आलम की इस तरफ लाएंगे कि ये जो तबाही आई है इसमें वो हमारा हाथ बटाएं और इंसानियत का दुख समझते हुए मदद करें। इमरान खान साहब को क्या परेशानी है, ये आपका सवाल है। बहुत बड़ी परेशानी है। वो क्या? वो ये है कि जब उनको इख्तियार हासिल था वो अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर पाए। अच्छा, एक्सटेंशन दी उन्होंने, कानून साजी की इन लोगों ने? नहीं, नया लगाने का इख्तियार है ना कि वो अगले 3 साल के लिए लगाएं। तो एक्सटेंशन कब दी आपको अगर याद होगा, उस नालायक शख्स ने अगस्त में अपने दस्तखतों से एक चिट्ठी जारी की जी। मैं नहीं जानता कि कोई वजीर, कोई वजीर आजम अपने दस्तखतों से इस तरह का, और 3 माह पहले जारी कर दे। वो क्या था? वो भजी का डर था। आज इमरान खान साहब को जो रोना है, वो दुख है, जिसलिए वो परेशान है, वो तिल मिला रहे हैं, वो ये है कि अब जनूबी पंजाब महाज जैसे लोग मुझे कौन ला के देगा। अब उनको खौफ है कि जिन सीटों पे मेरे पास नहीं थे, वो जो कहते हैं ना तहरीक इंसाफ की 22 साल जद्दोजहद, तो 22 कैंडिडेट नहीं थे। कोई पीपल्स पार्टी से तोड़ा, कोई नून लीग से तोड़ा, कोई अवामी नेशनल पार्टी से तोड़ा, कहीं से तोड़ के ला के दिए ना। वो कहें इलेक्शन कराएं, 18 से पहले ला के दिए ना। इमरान खान साहब बार-बार के इलेक्शन कराएं। जी आते हैं, उस तरफ भी आते हैं, उस तरफ भी आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सर्विसेज की वजह से वो जो है, जी, जो इमरान खान साहब को अब लग रहा है कि उनके अपने बस की तो बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, शायद इमरान खान साहब ने किसने लिया, कि मैं तो असेंबली का कोरम पूरा करने के काबिल नहीं था। बजट के लिए भी एजेंसी से फोन करवाने पड़ते थे। वो क्यों कराने पड़ते थे? कि नालायक वजीर आजम अपनी पार्टी के ऊपर, हम 5 साल रहे हैं हुकूमत में, हमें तो जरूरत नहीं पड़ी। मियां नवाज शरीफ का पैगाम जाता था, पॉलिटिकल लोग, हम मिनिस्टर्स अपने जो है वो अरकान को कॉल करते थे और हमेशा कोरम पूरा रहा। वो कहते हैं मौखर कर दें। नहीं, क्यों कर दें? व्हाई, हु इज ही, इन विच कैपेसिटी, इन विच कैपेसिटी ही इज डूइंग सो। ये सवाल रखूंगा, क्या उनको वजीर आजम के तौर पे जितने इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल किए, किसी ने रोका और कहा कि आप ना कीजिए? वजीर आजम किस लिए बने शहबाज शरीफ? असेंबली ने एतमाद किस लिए दिया है? टू फंक्शन एज ए प्राइम मिनिस्टर, and we have capacity, we have capability, तो वज़ीर आज़म we have capability। इनको ये इतराज़ है कि मुशावरत क्यों की उन्होंने? देखिए आता हूं ना, we have capacity, we have capability, हमने इससे पहले भी ये करके दिखाया। ये इनके बस का काम नहीं है करना, रियासत चलाना। ये तो जो इधर कान में फूंके उधर फूंके उसे कर देते। जो अपना वजीर खजाना नहीं अपनी मर्जी से लगा सकता, एक ऐसे शख्स को लगाया जिससे पहले जिंदगी में मिला नहीं कभी, हफीज शेख साहब को जब लगाया, चेहरा तक नहीं उनका पहले देखा था, कहीं टीवी पे देखा हो तो अलग बात है। और जो वजीर आजम अपना वजीर खजाना ना रख सके, और जिसको पूरे 12 करोड़ के सूबे के लिए बुजदार वसीम अकरम प्लस के अलावा कोई शख्स ना मिले पीटीआई के अंदर, अपने इत्तेहादियों के अंदर, वो हमें दर्श देगा।
ओके, ये तो आपको नुकता आ गया। नवाज वो शरीफ साहब शख्स- से मुशावरत। फिर मैं जी, सलमान नवाज खान शरीफ को साहब से मुशावरत, बहुत भली बात। बड़े बड़े मुतरज़ हैं इस जी पे। जी, रहे ना खान साहब ने मोतरज़, ट्वीट भी किया है। रहे मोतरज़। खान Official साहब भी, Secret Act का कह खान रहे हैं। साहब देखिए, आप भी official- फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। मैं बताता हूं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये है कि आपने एक फैसला किया है जिसे खुफिया रखा जाना है, ओके। जिसे पब्लिक नहीं करना, वो आप नहीं बार बताएंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग किसी के हों, वो ऑफिशियल सीक्रेट है, लेकिन डिसीजन वो तो बाहर आता है ना, वो तो सीक्रेट नहीं होता। अच्छा, अब उससे पहले उससे पहले जो मुशावरत होती मैं है। बताता हूं जी, मैं बतौर वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग साबिक सेक्रेटरी से मिलता था, साबिक बुजरा से मिलता था, जो माहीगीरी, समुद्री माहीगीरी के माहिर हैं उनसे मिलता था, उनसे मुशावरत करता था कि ये हम काम करने जा रहे हैं, बताइए हमें कैसे करने। क्या मैं सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा हूं? नहीं। हाँ, जब मैंने वो कवानीन बनाए, नाफिज किए, तो भी वो पब्लिक थे। सही है। आर्मी चीफ लगाना कौन सा सीक्रेट है, ये तो बताइए। अच्छा, आर्मी चीफ लगाना कौन सा सीक्रेट है, वो तो बाहर आना है। मैं जवाब देता हूं। और मैं बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी, जब ये अपॉइंटमेंट हुई है, मैं डिफेंस में रहा हूं, और डिफेंस सेक्रेटरी समरी बना के भेजता है, वो 20 लोगों के सामने से गुजर के जाती है, उन सबको पता होता है वो, लेकिन नाम नहीं लेकिन वो लेते। जो नाम ये तीन जाते हैं, सीक्रेट है। उसमें से एक नाम फिर प्राइम मिनिस्टर साहब देखिए, करते ये हैं ना। सीक्रेट तीन है। जाते हैं। देखिए, ये सीक्रेट है कि समरी चली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी। हमने जिन जिन लोगों ने देखा है, हम वो नहीं किसी से शेयर करेंगे। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, ओके। वो इस्तेमाल करेगा। ठीक और है। नवाज शरीफ तो 3 बार वजीर आजम रहा, और 4 आर्मी और चीफ उसने उन्होंने 4 आर्मी तकरीरी चीफ किए। लगाए। उसने कभी वक्त से पहले अपने उनको परवेज दस्तखत, मुशर्रफ साहब को लगाया था उन्होंने। चले वो अलग बात है, ये एक अलग दास्तान है, ठीक ये अलग बहस है। लेकिन ये है कि इमरान खान की तरह टांगे नहीं कांपती थी, ओके, मैं जरा डिसीजन करते थे। सलमान गनी साहब को जाऊंगा आपके पास, आपकी इजाजत से। सलमान गनी साहब, सर आप पे बड़ा इतराज है यावर बुखारी साहब को, आपको बड़े भाई भी कहा, लेकिन आपके तज्जिए का उन्होंने कहा कि वो एक तरफा है। सलमान गनी साहब, देखिए जी, अनवार साहब, यावर बुखारी साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने जो कुछ मेरे बारे में कहा है, मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन जो माशी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बात की कि उनके दौर के अंदर GDP 6% था। बात यह कि लोगों ने बड़ी आरज़ू और तमन्नाओं के साथ एक चेंज की थी, एक तीसरी पार्टी को मौका दिया था। और मैं अपनी कोई बात नहीं करूंगा, मैं सारी जो बयान दूंगा वो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के है, इसलिए कि उन्होंने कौम से गवर्नेंस का वादा किया था, रिलीफ का वादा किया था, इस्लाहात का वादा किया था, 1 करोड़ नौकरियों का बात की थी, 50 लाख घरों की बात की थी। और सबसे खतरनाक बात जो मैं समझता हूं, मैं उन्हें इस बात पे अप्रिशिएट करता था कि उन्होंने कहा था कि मैं IMF से रुजू करने पे खुदकुशी को तरजीह दूंगा। लेकिन हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती यह है कि जब हम मसलद इक़्तिदार पे पहुंचते हैं तो हमारी तरजीहात बदल जाती है। जिस IMF पे की तरफ रुजू करने पे उन्होंने खुदकुशी को तरजीह देनी थी, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत उनके हवाले कर दी। पेट्रोलियम, गैस, बिजली और दीगर अशियाई जरूरियात का कीमतों का फैसला का इख्तियार उन्हें दे दिया। पाकिस्तान के स्टेट बैंक को उनके पास गिरवी रख दिया। और उसके बाद ये बात मैं यावर बुखारी साहब को चैलेंज कर रहा हूं कि उनके 3.5 साल दौर में पाकिस्तान के अंदर 73 साल में अशियाए जरूरियात की कीमतें जहां पर थी, इनके 3.5 साल दौर के अंदर वो कीमतें दुगनी हुई और कोई अपने आप को जवाबदेह नहीं समझता था। और बड़े बड़े स्कैंडल्स, इसमें मैं अपनी बात नहीं करूंगा। सबसे पहले अद्वियात का स्कैंडल आया, 450 अरब का, उस मिनिस्टर को जिसका नाम आमर कियानी था उसको अलहदा किया गया, खुद इमरान खान साहब ने किया। आज वो इनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। उसके बाद पेट्रोलियम की कीमतों की जब दुनिया के अंदर गिरी तो पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की गई। नदीम बाबर साहब इनके मशीर थे। खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि इसमें 400 अरब का टीका लगाए और उन्होंने नदीम बाबर साहब को अलहदा किया। उसके बाद आटे का बहरान, उसके बाद चीनी का बहरान, उसके बाद खाद का बहरान। बात यह कि हुकूमतें जो होती हैं वो आवाम को देने के लिए होती हैं, और बात यह कि उस वक्त महंगाई के आगे बंद क्यों ना बांधा जा सका। और खुद इमरान खान साहब अपने हुकूमत के दौर में कह रहे थे कि ये माफियाज उन्हें चलने नहीं दे रहे। जहां तक आपने आर्मी चीफ की बात की है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जी। ये इसका एक तरीकेकार, आईनी तरीकेकार है। आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी ने आर्मी चीफ की तकर्री को सियासी इशू नहीं बनाया। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो 7 आर्मी चीफ थे कि जनरल मुशर्रफ, जनरल आसिफ नवाज, जनरल रहील शरीफ, जनरल इशफाक परवेज कैनी, जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल वहीद काकड़,
ये सारी तकर्रियां नवाज शरीफ साहब ने की थी और उन्होंने आज तक किसी को एक्सटेंशन नहीं दी। मैं समझता हूं कि जो एक खालिस्तान आईनी इशू को सियासी इशू बनाकर जो सूरत बनाई जा रही है पाकिस्तान के अदारों के हवाले से कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। और इससे पहले पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने, अनवर साहब एक बात मैं जरा जी बात है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने पाकिस्तान के एहसास अदारों के सियासी रोल पर तनकीद की थी, कभी इनके डिसिप्लिन की बात नहीं की थी। और इनका बड़ा एज ये है कि उन्होंने 3 चीजों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। एक, उन्होंने डिसिप्लिन पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, एक कभी मेरिट पे नहीं किया, और एक कुर्बानी के जज्बे पे कभी नहीं किया। आज जब आप उनको टारगेट करते नजर आ रहे हैं तो कौम ये पूछने में, हक बजाने में कि 2018 का इलेक्शन किस तरह हुआ। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जो जनूबी पंजाब सूबा महाज की थी, किसने करवाई थी वो भी मैं जानता हूं, किस लिए हुई थी वो भी मैं जानता हूं। जनूबी पंजाब के लोगों को कुछ नहीं मिला और जितने लोग इनके साथ शामिल हुए थे वो सारे हुकूमत में थे। मैं समझता हूं कि यहाँ पर महंगाई उन्होंने छोड़ी थी, महंगाई में इजाफा इस हुकूमत ने आके इनकी पॉलिसीज की वजह से, IMF की वजह से आज भी पाकिस्तान। ठीक है सलमान भाई, आपका नुक्ता गया। यावर बुखारी साहब, यावर साहब अब आपके पास सर मैं आ रहा हूं, आपको चैलेंज किया है महंगाई की। सलमान भाई आपका नुक्ता आ गया सर, आपका नुक्ता आ गया। यावर साहब आपको चैलेंज किया है सलमान गनी साहब ने कि आपके दौर में जो स्कैंडल्स थे और जो आप लोगों ने वादे किए वो किए। सर योर टाइम टू रिस्पॉन्ड। सलमान गनी साहब ने अपनी नफी खुद कर दी है, वो और वो इस तरीके से नफी की है कि इदारों को सियासी नहीं बनाना चाहिए। तो जनूबी महाज का जो सूबा था और वो महाज जनूबी पंजाब का जो वो महाज था, जो कुछ भी था, ये क्या कहने की कोशिश करें दबे अल्फाज में। मतलब सलमान गनी साहब खुदा का वास्ता है, आपको जब एक बात का इल्म है और आप जानबूझ के यहाँ पे आके गलत बात करें, उसका जवाब फिर सुने, हिम्मत रखना और मेरी बात को सेंसर मत करना प्लीज। ये लाइव है सर, लाइव है अभी सुन, नहीं लाइव है लेकिन आपका डिले होता है ना। नहीं लाइव है, एज लाइव है सर, एज लाइव है। अभी सुन ले जरा। किसने बनाया था? सलमान गनी साहब ने कहा कि मईशत की जो महंगाई थी दुगनी हो गई। मतलब सलमान गनी साहब ने जो मेरे सामने गलत कलामी की कि आधा सच बोला, पूरा सच नहीं बोला। दुनिया में जो महंगाई हुई उसके जिक्र ही नहीं किया। ये नहीं बताया कि ये शरीफों ने और जरदारियों ने, पीपल्स पार्टी ने और नून ने इस मुल्क की मईशत का कैसे बेड़ा गर्क किया, कैसे साउथ के अंदर सारा गन्ना ले गए और किस तरीके से हमारी कपास का बेड़ा गर्क किया। बात करें ना, बात तो नहीं करते हैं। अच्छा फिर अभी पूरी बात सुनेंगे प्लीज, क्योंकि अभी ये 2 रिस्पॉन्ड करे पीटीआई के खिलाफ, मैं अकेला कर रहा हूं, मैं डिफेंड कर रहा हूं। अभी फिर सलमान गनी साहब ने बात की कि जी 55 लाख, वो 1 करोड़ नौकरियां, जाके ब्यूरो ऑफ आजादोशुमार से पता कर ले। 55 लाख नौकरियों के मौके क्रिएट किए गए। लोग क्योंकि मौके क्रिएट करना नौकरी देने में फर्क है। सुन ले प्लीज, मेरी बात पूरी सर, आप बात करें प्लीज। पूरी बात सुनेंगे वरना मैं बंद कर दूंगा। नहीं करें आप। 55 लाख नौकरियों के मौके मिले, लेकिन क्योंकि लोग स्किल नहीं थे। यावर बुखारी साहब थोड़ा सा पानी ठंडा भी पिएं और हौसला करें। जब भी आपसे बात पूछी जाती है कि 9 साल KPK के अंदर आपकी हुकूमत, 4 साल फेडरल के अंदर, तो अभी आप कह रहे हैं चोर और डाकुओं की वजह से लोगों को स्किल नहीं। 55 लाख लोगों तो मुझे बताइए कि आपने KPK के अंदर कितनी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज बनाई, किसी एक का नाम ले दें। कितने टेक्नोलॉजी कॉलेजेस बनाए, उसका नाम ले दें। आपने पंजाब के अंदर कितने टेक्नोलॉजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाई, जरा उनका नाम ले दें। आपने फेडरल के अंदर कोई ऐसा काम जो किया वो जरा बता दें। देखिए, गुस्सा खाना और हिसाब लेना, ये तो वही जो आपके कप्तान की हालत है ना हुकूमत से निकलने के बाद, वही आप सब लोगों की है। 4 साल के अंदर कोई एक नया बिजली का मंसूबा जो आपके नलायक कप्तान ने सोचा हो, जिसका नाम रखा हो, जिसके बारे में कोई प्लानिंग की हो, जो आइंदा 4 साल में एग्जीक्यूट होना हो, वो जरा मुझे बता दें। एक ये जो रिंग रोड था जिसका आपके भी गांव के करीब से गुजरना था, वही इतना बड़ा स्कैंडल है, आप तो लोग उससे नहीं निकल सकते। आप इस बात को नहीं डिफेंड कर सके कि रिंग रोड के किलोमीटर बढ़ाने से पब्लिक को फायदा होगा। आप एक कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को फंदे लगाने चढ़ पड़े हैं। आपसे अगर पूछें कि आपने गंदम बाहर क्यों भेजी, चोर लोग थे। भाई, जिनको आप चोर कह रहे हैं, उन्होंने 10 साल के अंदर मुल्क में इतनी गंदम जखीरा की थी कि 1 साल अगर आपकी फसल ना हो तो आप इस्तेमाल कर सकें। वो आपके नलायक कप्तान ने बतौर वजीर तजारत
नालायक कप्तान ने वो बेची थी, औने पौने सर, वो बेची कहते थी। वोट किस तरह दिया था? वो कहते पौने हैं पौने एक्सटेंशन बेची- के लिए जो है इनको जब हमने वो करवाया तो फिर वोट दे दिया जी? आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के वाले जी आते हैं, उसका भी जवाब लाइव देता हूं। कह रहे हैं कि हमने जब वो करवाया बिल्कुल बिल्कुल यावर देता हूं ना। बुखारी साहब किससे करवाया इन्होंने? नहीं, वो तो ये बताएंगे ना किससे करवाया। हमने वोट इसलिए दिया कि जब एक कानून लेके आए हैं कि वजीर आजम के इख्तियार में इजाफा किया जाए कि अगर वो चाहे तो एक्सटेंशन दे सके, वजीर आजम के इख्तियार में इजाफा, उसके लिए हमने वोट दिया। और आज वो इख्तियार हमारे पास है बतौर वजीर आजम, कल किसी के पास होगा। उसमें कौन सी ऐसी बात है? जो इन्होंने 13 अगस्त को लेटर जारी कर दिया था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का, वो हमारे मशवरे से किया था। वो टांगे कांप रही थी ना, इसीलिए किया था ना। खान साहब की कभी टांगे नहीं नहीं, खान साहब की रोज टांगे कांपती हैं, ये जिस तरह से बोल रहे होते हैं, आपने देखा नहीं है? तो क्या एक साबिक वजीर आजम का वो लबो लहजा है? जिस शख्स ने कुछ किया हो, हमसे कोई पूछे ना तो हम बताते हैं कि आप थाकोट से शुरू हों और आप सक्कर तक जाएं तो आपको मोटरवे मिलेगा। तो मैं इनसे पूछता हूं कि इनका जो यहाँ से हकला से शुरू होके हकला से शुरू होके डेरा इस्माइल खान तक हम मोटरवे की बुनियाद रख के गए, ठीक है। लाहौर से सियालकोट हम शुरू करके गए, ठीक है। सियालकोट से इस्लामाबाद जो बकिया है उस पे कोई 1 इंच भी काम हुआ? मैं सलमान साहब मतलब आपकी इजाजत कोई से एक ऐसा काम, अब कोई आप एक ऐसा प्रोजेक्ट काम। बताएं, हाँ बताएं जो प्रोजेक्ट का कह रहे थे चौधरी साहब। बहुत टाइम दे रहे प्रोजेक्ट्स का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले हमने 3 डैम शुरू किए, डेमियर बादशाह, मैंने टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ना यावर बुखारी साहब नो सर मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत जाफर इकबाल साहब, यावर बुखारी सर, सलमान गनी साहब, मैं जरा गुफ्तगू को स्ट्रक्चर्ड करता हूं। ये इल्जाम तराशियां दुश्मन तराजियां जो अपनी जगह। सर आपसे सवाल, आपने कहा 3 डैम रखे, बुनियाद उनका बताएगा, और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज और तमाम जो और चीजें की जो मौके पैदा किए, जरा उसके वाले से रोशनी डालिएगा बुखारी साहब। हमने टेक्नोलॉजी में क्या किया? जी जी, हमने टेफ्टास को इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करना शुरू किया। किसी एक का बताइए, आ गया कोई एक एनीवन नेम एनीवन। इन लोगों ने क्या किया? नेम एनीवन। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज अपना बताइएगा। बुखारी साहब कोई एक नाम बता दें। बुखारी साहब आपसे पूछ, अपना बताइएगा, इनका छोड़े आप। जी मैं बात ना करूं जी, करें ना। टेफ्टा के तहत आपने कहा हमने टेक्नोलॉजी, सियालकोट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी बुनियाद हमने रखी है और वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी जो ये बात जाफर भाई ने की ना कि भाई ये आटा और चीनी और ये नाअहल लोग 2000 यूनिवर्सिटी का जवाब दे दूं? नहीं, मैं जवाब देता हूं ना, सुनेंगे, मैं यूनिवर्सिटी का जवाब दे दूं। 2009 के अंदर चीनी एक्सपोर्ट की गई और ये वजीर आजम कौन था, वजीर आला कौन था, आप जाके चेक कर ले। शहबाज शरीफ वजीर आला था, नवाज शरीफ की कोalition गवर्नमेंट थी ऊपर फेडरल में। इन लोगों ने चीनी एक्सपोर्ट की और मैं इसकी गवाही आपको दूंगा अगर आपको चाहिए तो। अच्छा, आपने बता दिया कि आपने अभी सुन ले, सियालकोट में यूनिवर्सिटी रखी, सुन लेना, बात सुन ले। इनने चीनी एक्सपोर्ट की, मेरी बात को डाइवर्ट ना करें प्लीज। चीनी एक्सपोर्ट की, फिर इन लोगों ने क्रशिंग सीजन को डिले किया। गंज शक्कर ने क्रशिंग सीजन शुरू करने की कोशिश की, इन लोगों ने उनको थ्रेट किया, उनको FIR की धमकियां दी कि मत करो। वो जो गैप इनको मिला उसके अंदर चीनी की कीमत 140 रुपए किलो हुई इनके दौर में। वो फायदा किसको हुआ? सलमान गनी साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर बताइएगा इस हवाले से गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ये जो डिस्कोर्स है इसके साथ, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के साथ आप समझते हैं कोई गुफ्तगू शरीद की कोई गुंजाइश है? और जब इलेक्शन की बात की जाती है कि डेट दी जाए और बातचीत की जाए, ये वो एनवायरनमेंट आपको नजर आ रहा है कि कोई बातचीत हो सकती है? सलमान साहब देखें अनवर साहब, पाकिस्तान ने जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था और आज भी पाकिस्तान के हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिलाखिर सियासी हल जो होगा वो इंतखाबात ही होंगे। जी जी। लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर ये गाली गलोच, इल्ज़ाम तराशी और ख़ास तौर पे नफरतों के फ़रोग ने मुल्क के अंदर एक इंतशार और खलफशार पैदा किया है। और मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब से ये तवक्को थी कि पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी पार्टी का तजर्बा होने जा रहा था और वो शख्स ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट था और 3.5 साल उनकी हुकूमत रही और कोई एक दिन ऐसा नहीं गया कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमती कारकर्दगी और ख़ास तौर पे जो कौमी और अवामी इशूज़ थे उनकी बजाय उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकू करार दिया। देखिए बात यह कि अगर जो लीडरशिप होती है वो हमेशा जिम्मेदारी के साथ मशरूत होती है। जी जी। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदानों को निविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए।
पाकिस्तान की बका और सालमियत की जमानत जो है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जो जमहूरी अमल है। और बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के फैसले पार्लियामेंट में होने की बजाय जब मैं इस तरह मैदानों के अंदर एक नई कैफियत तारी की जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आज से चंद रोज पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज्यादा जोर दिया कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो इक्तिसादी इस्तेहकाम कैसा होगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप अपने अपने तर्जेबल का जायजा लेकर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम कायम करने के लिए क्या कुछ किया है कि अगर सियासी इस्तेहकाम कायम होगा तो मुल्क आगे की तरफ जाएगा। कोई एक बात ऐसी बता दे। देखिए अभी बात हो रही थी कि कारकर्दगी की, अच्छी बात है कि अगर हुकूमतों के दरमियान इस बात पे बहस हो कि आपका क्रेडिट क्या है और इनका क्रेडिट क्या है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर हुकूमत के कोई बड़े प्लस होते हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें याद करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि पीपल्स पार्टी के दौर में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में जिस तरह भी बिजली के कारखाने लगाए गए और बिजली की जो कमी थी वो पूरी की गई। आज बिजली मौजूद है लेकिन बिजली कई गुना ज्यादा कीमतों पे लोगों को मिल रही है और बिजली के बिल लोगों के लिए बिजली के झटकों से कम नहीं है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? आखिर पाकिस्तान की मईशत, कर्जों की मईशत क्यों है? आखिर क्या वजह है कि IMF की डिक्टेशन पे आपकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और हुक्मरान और सियासतदान अवाम को जवाबदेह नहीं होते। मैं समझता हूं कि अगर सियासतदानों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया और सियासी डायलॉग की बजाय सड़कों पे आके एक इंतशार पैदा करने की कोशिश की तो फिर ये सिस्टम मुझे आगे चलता नजर नहीं आ रहा। आपने अहम नुकता उठाया, इस पर दोबारा लौट के होगा। चौधरी जाफर साहब, सियासी डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड, वगरना सिस्टम को खतरात हैं सलमान गनी साहब के मुताबिक। बहुत अच्छी बात। खान साहब तो अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो क्या कोई बातचीत के लिए आउटरीच किया जाएगा? देखिए खान साहब का एक मसला है और वो ये है कि वो ना किसी के साथ बैठना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद ये वही क्रिकेट ग्राउंड है और मैं बस 11 लोगों को हाँक लूँगा और चलूँगा। ये स्टेट्समैनशिप नहीं है। सलमान गनी साहब ने बहुत भली बात की। मैं अब वो पिछली बहस में नहीं जाता वरना बताता कि संबड़ियाल यूनिवर्सिटी 16-17 में शुरू हुई थी, वो इनका कोई क्रेडिट नहीं है। जिसकी डैम की बात कर रहे हैं उसका फाइनेंशियल क्लोज हम करके गए, डिज़ाइन हम अप्रूव करके गए, सब कुछ हमने कर। ये जो यावर साहब जिस सियालकोट यूनिवर्सिटी का कह रहे हैं ये 16-17 में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दो इकट्ठे शुरू हुए थे इदारे। रसूल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसे भी UET रसूल बनाया गया और यहाँ भी 2016-17 में। अच्छा। और फिर वहां से आगे चले। ये इनके अपने बस में नहीं है, इनको तो पता ABC भी नहीं आती कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ना इनके वुज़रा को आता है। अच्छा, आप कह रहे डायलॉग जो है दैट इज द वे फॉरवर्ड। जी वो नहीं, उससे बड़ी बात है, डायलॉग से बड़ी बात है। 2013 में मियां नवाज शरीफ इमरान खान साहब के घर क्या करने गए थे? जी, हमारे पास 51% पूरे थे, हम वोट मांगने नहीं गए थे। उन्हें ये बताने गए थे कि आपको लोगों ने मुंतखब किया है, ठीक है, आप इस असेंबली का हिस्सा बने, उन लोगों की आवाज बने और जमहूरी अंदाज में इस मुल्क को आगे लेके चलें। ठीक है। बदकिस्मती से वो मुतकब्बर शख्स, मैं इसलिए ये यावर साहब से वो सीनियर होंगे, मेरे तो कुलीग रहे इमरान खान बतौर MNA, पार्टी चेयरमैन है जी, मतलब इनके पार्टी चेयरमैन है, ये उन्हें मुकद्दस समझें क्या समझें। जी जी जी। वो ना तो कभी बजट स्पीच में हिस्सा लिया, आज तक रिकॉर्ड है किसी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं बैठे, और फिर मियां नवाज शरीफ उनके घर गए और यही कहने गए कि सब मिल के चले। क्या ये इनिशिएटिव दोबारा लिया जा सकता है? जी मैं आता हूं बिल्कुल। और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई जिसे चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को चेयर करते थे। सारे पार्लिमानी रहनुमा उसमें बैठते थे सिवाय इमरान खान के। ओके, 2018 की असेंबली बनी, 2018 की असेंबली बनी, हमने फिर कहा अब 22 में जो है नहीं 2018 में जी मैं समझ कि मिसाक के मुइशत करें। ओके, तो क्या कहा गया? तुम चोर हो, तुम डाकू हो। ठीक है, वक्त खत्म हुआ जा रहा है। यावर बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना ओपिनियन दिया। चौधरी जाफर साहब आपने ओपिनियन दिया। सलमान गनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारा तो गुफ्तगू का मकसद ही होता है कि किसी नुक्ते पे आकर उसको एक पॉजिटिव नोट पे इख्तिताम किया जाए। बार का आपने राय सुनी, लाइव शो था, हर किसी ने अपनी राय का इजहार किया। फेसबुक और ट्विटर पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रहे, सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।